हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, आप सभी को पता है हम कोशिका विभाजन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न कर रहे हैं। 2 क्लास इसकी कंप्लीट हो चुकी है, आज ये तीसरी क्लास है। लास्ट क्लास में हमने कोशिका चक्र से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन किए थे। मैंने बहुत अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। चैनल पर नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखना। जो विशेषकर रेलवे वाले बच्चे हैं उनके लिए तो भैया ये समझ लेना ये क्लास रामबाण साबित होने वाली है। और आज की इस क्लास में मैं आपको समसूत्री विभाजन से संबंधित क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, जो आपकी रेलवे ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, एएलपी टेक्नीशियन हो या आरआरबी जेई हो या फिर आरपीएफ हो, सभी एग्जामों में यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन सभी लगभग आज की इस क्लास में मैं आपको 7 से 8 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग लगा लेते हैं हर बार की तरह, कोशिका विभाजन से संबंधित, कोशिका विभाजन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, ये है भैया पार्ट 3। अब सबसे पहले लास्ट क्लास में मैंने आपको जो सिखाया है उसका रिवीजन करवा देता हूं 2-4 मिनट में। उसके बाद में हम आज की क्लास की शुरुआत करेंगे। ध्यान से समझना। सबसे पहले बात करते हैं कि भाई कोशिका विभाजन क्या होता है कि नहीं है। कोशिका विभाजन क्या होता है, ध्यान से समझना। मैं यहां पर सिर्फ आपको रिवीजन करवा रहा हूं। लाइट गई यार भैया, 2 मिनट रुकना। देखिए भैया, मैं आपको रिवीजन करवा रहा था कल का, जो हमने कल पढ़ा था उसका। उसके बाद में फिर हम आज के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। कोशिका विभाजन के बारे में मैं आपको बता रहा था, अर्थात सेल डिवीजन। क्या होता है कोशिका विभाजन? मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है कि कोई कोशिका है, ये अपने आप को डिवाइड करती है और भैया 2 या 2 से अधिक नई कोशिकाओं का निर्माण करती है। मान लीजिए एक कोशिका ये बन गई, एक कोशिका ये बन गई। जो पुरानी कोशिका है, जो डिवाइड हुई है, जो विभाजित हुई है, उस पुरानी कोशिका को हम क्या कहेंगे? उसे हम कहते हैं मात्र कोशिका। क्या कहते हैं भैया? मात्र कोशिका। ध्यान से समझना मेरी बातों को। और जो नई कोशिका बनी है, इन नई कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? इन नई कोशिकाओं को कहा जाता है मेरे भाई पुत्री कह दीजिए या फिर संतति कोशिका कह दीजिए। पुत्री या फिर संतति कोशिका। इतनी बात क्लियर है। मैंने आपको यह भी बताया था कि कोशिका विभाजन 3 प्रकार का होता है। एक होता है समसूत्री विभाजन, माइटोसिस सेल डिवीजन। दूसरा होता है अर्धसूत्री विभाजन, यानी कि मियोसिस सेल डिवीजन। और एक होता है असूत्री। ये मैंने आपको पहली क्लास में बताए थे। इसे कहा जाता है एमाइटोसिस। समसूत्री विभाजन की खोज किसने की थी? फ्लेमिंग ने की थी, मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है। अर्धसूत्री विभाजन की खोज किसने की थी? हर्टविग ने की थी। और असूत्री विभाजन की खोज किसने की थी? रिमेक ने की थी। सबसे पहले कोशिका विभाजन के बारे में बताने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था, रुडोल्फ विर्चो थे, जिन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया, जिन्होंने ये बताया कि भैया एक कोशिका से अनेक कोशिका कैसे बनती है। मॉडर्न सेल थ्योरी 1855 में ओमनी सेलुला ई सेलुला
नई कोशिकाओं का निर्माण उसकी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। बोलो चीज़ें क्या आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? ये चीज़ें मैंने आपको बताई थी पहली क्लास में। बोलो यहाँ तक बात क्लियर है? समसूत्री विभाजन के बारे में भी मैंने आपको बताया था, अर्धसूत्री विभाजन के बारे में भी मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया था, लेकिन आज की इस क्लास में हम समसूत्री विभाजन के बारे में डिटेल में समझने वाले हैं। इतनी बात क्लियर है? किसी को प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं और देखिए मैंने और आपको क्या क्या बताया था। अब जो लास्ट क्लास में मैंने आपको पार्ट 2 में कोशिका विभाजन का पार्ट 2 में जो आपको पढ़ाया था उसका मैं आपको रिवीजन करवा देता हूँ। ये तो पार्ट 1 का हो गया। एक दो जानकारी और थी कि भाई मानव की जो कोशिका है वो संवर्धन माध्यम में कितने समय में विभाजित होती है, तो 24 घंटे में होती है। जो जीवाणु होता है वो 20 मिनट में विभाजित होती है जीवाणु की कोशिका, और जो ईस्ट कवक है वो 90 मिनट में होती है। ये सारी चीज़ें मैंने पार्ट 1 में आपको बताई थी। पार्ट 2 में मैंने आपको क्या बताया था, ध्यान से समझना कि कोई कोशिका है। अब ये कोशिका क्या करती है, पहले वृद्धि करती है, पहले क्या करती है, वृद्धि करती है, और उसके बाद में भैया ये विभाजन करती है। उसके बाद में क्या करती है, ये विभाजन करती है, और विभाजन करके ये 2 नई कोशिकाओं का निर्माण करती है। ठीक है, ये चीज़ें मैंने आपको बताई थी, ध्यान से समझना। कल की क्लास आपको अगर आपने देखी है ना, तो यहाँ पर मैं सारी क्लास का रिवीजन करवा दूंगा 2 मिनट में, सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी, बस ध्यान से समझना। मैंने आपसे कहा था कि जब भी कोई कोशिका विभाजित होती है तो सबसे पहले वो वृद्धि करती है, इसे वृद्धि प्रावस्था कहा जाता है, और इसके अलग अलग नाम थे, जैसे कि तैयारी प्रावस्था, इसे हमने इंटरफेज भी कहा था, याद आया? इसे हमने अंतरावस्था भी कहा था, अंतरावस्था। बोलो कहा था या नहीं कहा था? इसमें कोशिका लगभग 95% का समय लेती है, और सिर्फ विभाजन में 5% का समय लेती है, बताया था। इस विभाजन प्रावस्था को एम फेज भी कहा जाता है या एम प्रावस्था भी कहा जाता है, ये भी मैंने आपको बताया था। मनुष्य की जो कोशिका होती है, देखो ये सारी चीज़ें मैं आपको लास्ट क्लास की समझा रहा हूँ भैया, ताकि आप इस क्लास से बेहतर तरीके से जुड़ सके। इसलिए कहता हूँ कि अगर पिछली 2 क्लासें नहीं देखी तो जाकर के देख लेना, और अगर आज की क्लास अगर आपको देखनी है तो भैया 2-5 मिनट का इंतजार और करना पड़ेगा आपको, तभी मैं आपको आगे पढ़ा पाऊंगा। मनुष्य की जो कोशिका होती है वो वृद्धि प्रावस्था में यानी कि इंटरफेज में लगभग 23 घंटे का समय लेती है, बताया था खूब अच्छे से, और विभाजन में 1 घंटे का समय लेती है, इतना मैंने आपको बताया था। इंटरफेज की 3 उपावस्था होती है, एक होता है G1, एक होता है S, और एक होता है G2। इनका क्रम भी याद करवाया था कोशिका विभाजन का। पहला G1 है, S है, फिर G2 है, फिर M है, बताया था। G1 में क्या क्या हो रहा था, कोशिका जो है वो उपापचयी रूप से सक्रिय हो रही थी विभाजन के लिए, उपापचय रूप से सक्रिय। दूसरा मैंने आपको बताया था कि कोशिकांगों की संख्या में वृद्धि, कोशिकांगों की संख्या में वृद्धि, बताया था, याद आ रहा है? दिख रहा है ना आपको? हाँ। एस में अवस्था में क्या बताया था मैंने आपको? एस अवस्था में मैंने आपको क्या बताया था? डीएनए का संश्लेषण, डीएनए डबल हो जाता है, या डीएनए का प्रतिकृतियन, रेप्लिकेशन, डीएनए डबल हो जाता है। जो हिस्टोन प्रोटीन है वो हिस्टोन प्रोटीन भी क्या हो जाती है, डबल हो जाती है, बताया था। जो तारक काय है वो तारक काय भी डबल हो जाता है, सारी चीजें बताई थी। G2 प्रावस्था में मैंने आपको ट्यूबुलिन प्रोटीन के बारे में बताया था। कि लास्ट क्लास आपको समझ में आई यहाँ तक? और इनसे संबंधित हमने महत्वपूर्ण प्रश्न किए थे भैया, लगभग मैंने आपको 5 क्वेश्चन करवाए थे, जो अच्छे क्वेश्चन बनने की संभावना है। और मैंने आपको कॉन्सेप्ट, लगभग 48 मिनट की क्लास थी, उस 48 मिनट की क्लास में हमने यहाँ तक पढ़ा था, उसमें हमने यहाँ तक पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं विभाजन प्रावस्था या एम प्रावस्था। इसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा, पहले क्वेश्चनों की ओर चलते हैं। यहाँ से आज की क्लास की शुरुआत होती है मेरे भाई, ध्यान से समझना, आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएगी। देखो पिछली स्लाइड आपको समझ में आ गया, जिसमें मैंने आपको कोशिका विभाजन के बारे में बताया था कि एक्चुअली में कोशिका विभाजन है क्या। कोई कोशिका अपने आप को डिवाइड करती है और 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं का निर्माण करती है।
जो कोशिका डिवाइड हुई है, जो विभाजित होती है, उसे मातृ कोशिका कहा जाता है। जो नई कोशिकाओं का निर्माण करती है उसे पुत्रीय संतति कोशिका कहा जाता है। कोशिका विभाजन 3 प्रकार का होता है, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन और असूत्री विभाजन। असूत्री जो विभाजन होता है वो निम्न प्राणियों में होता है, यानी कि निम्न वर्ग के जो प्राणी होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह में होता है। और मनुष्य जो होते हैं उनमें भैया समसूत्री विभाजन भी होता है, अर्धसूत्री विभाजन भी होता है। कायिक कोशिकाओं में और जनन कोशिकाओं में, कायिक कोशिकाओं में तो समसूत्री विभाजन होता है, जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है। उसके बारे में मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। समसूत्री विभाजन के बारे में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। समसूत्री विभाजन की खोज, अर्धसूत्री विभाजन की खोज और असूत्री विभाजन की खोज मैंने आपको पहली स्लाइड में बताई थी। इस स्लाइड में मैंने आपको क्या बताया था कि कोई कोशिका है, ये पहले तो वृद्धि करती है, उसके बाद में इसका विभाजन होता है। वृद्धि प्रावस्था को तैयारी प्रावस्था भी कहा जाता है। इसमें कोशिका विभाजन के लिए तैयार होती है, इसे इंटरफेज भी कहा जाता है, अंतरावस्था भी कहा जाता है। पूरे कोशिका विभाजन में जो समय लगता है उसका 95% समय भैया इस इंटरफेज में लगता है। जैसे कि मनुष्य की कोशिका ऐसा कहा जाता है कि 24 घंटे में विभाजित होती है, तो 23 घंटा सिर्फ इंटरफेज में लगा देगी। इसकी 3 उपावस्था होती है, G1, S और G2। जीवन में उपापचय रूप से कोशिका सक्रिय हो जाती है विभाजन के लिए, कोशिकांगों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। एस में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, डीएनए का संश्लेषण होता है, डीएनए डबल हो जाता है, स्टोन प्रोटीन डबल हो जाती है, तारकाइड डबल हो जाता है। G2 में ट्यूबुलिन प्रोटीन का निर्माण होता है। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी, ज्यादातर यहीं से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद में आती है विभाजन अवस्था या एम्प्रावस्था। अब देखो 10-12 मिनट की क्लास हो चुकी है तो ज़्यादा समय खराब नहीं करेंगे, क्योंकि अब हम समसूत्री विभाजन से संबंधित हमें बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं। कम से कम आज की क्लास में आपको 7 से 8 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ और बहुत अच्छे क्वेश्चन है मेरे भाई, इसलिए ध्यान से देखना। अब यहाँ से आपकी क्लास स्टार्ट होती है। ठीक है, देखो फर्ज बनता है भैया हमारा आपको पूरा रिविजन करवाए ताकि आप इस क्लास से बेहतर तरीके से जुड़ सके। वो लाइट चली गई थी तो 10-15 मिनट उसमें हमारा लय खराब हो गया था, इसलिए मैं आपको शुरुआत में थोड़ा अच्छे से समझा नहीं पाया। लेकिन आप सभी को पता है ये तो पुरानी चीज़ें हैं, तो इनको तो बेहतर तरीके से समझाने का कोई मतलब ही नहीं है। एक बार आपकी आंखों के आगे से निकालना हमारा फर्ज बनता है ताकि आपको प्रीवियस ईयर की जो बातें हैं, प्रीवियस ईयर की जो क्लासों की जो बातें हैं वो आपको समझ में आ जाए। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 11। देखो भैया ये रहा आज का पहला क्वेश्चन नंबर 11, क्योंकि 10 क्वेश्चन तक हम लास्ट क्लास में कर चुके। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि वह विभाजन जिसमें बनने वाली जो संतति कोशिकाएं होती है उसमें गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के बराबर होती है, वह आपके ऑप्शंस है समसूत्री विभाजन से माइटोसिस सेल डिवीजन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी है अर्धसूत्री विभाजन से मियोसिस सेल डिवीजन कहा जाता है। तीसरा है असूत्री विभाजन जिसे एमाइटोसिस सेल डिवीजन कहा जाता है। और ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ भैया कमेंट बॉक्स में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है। अब भैया 10-15 मिनट मुझे दे देना मेरे भाई, हाथ जोड़कर आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि अब जो चीजें मैं सिखाने वाला हूँ वो आगे आने वाले 5 क्वेश्चनों को कंप्लीट कर देगा। देखो समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, ठीक है, माइटोसिस सेल डिवीजन, खोज किसने की, तो एक क्वेश्चन तो ये भी बनता है यहां से, तो ये क्वेश्चन मैं आपको पहले करवा के आ चुका। खोज की थी भैया फ्लेमिंग ने। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। समसूत्री विभाजन क्या होता है, देखो कोई कोशिका है, अब इस कोशिका में मान लीजिए गुणसूत्रों की संख्या 46 है, तो ये कोशिका, ये क्या है, कोई कोशिका है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, 46 है। तो ये पहले तो वृद्धि करेगी, आप सभी को पता है। वृद्धि करने में क्या होता है, तैयारी करती है कोशिका विभाजन की, तो अपने आकार में वृद्धि कर लेती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी भैया गुणसूत्रों की संख्या कितनी रहेगी, यहाँ पर भी गुणसूत्रों की संख्या 46 ही रहेगी। उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में भैया इसका विभाजन होगा, उसके बाद में क्या होगा, इसका विभाजन होगा। और याद रखना समसूत्री विभाजन में कोई कोशिका विभाजित हुई है तो एक कोशिका से कितनी कोशिका बनती है, एक कोशिका से 2 कोशिका बनती है।
कितनी कोशिका बनेगी? एक कोशिका से दो कोशिका बनेगी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि समसूत्री विभाजन में एक कोशिकाओं से कितनी कोशिका बनती है? तो दो कोशिका बनती है। एक ये हो गई और दूसरी ये हो गई। ठीक है, याद रखना समसूत्री विभाजन में जो कोशिका विभाजित होती है उसमें जो गुणसूत्रों की संख्या है उसके बराबर ही जो पुत्री कोशिका है इसमें गुणसूत्रों की संख्या होगी। अब ये चीज तो मैं आपको बता करके आ चुका कि कोई कोशिका है। अब मान लीजिए कोशिका डिवाइड हुई है तो इस कोशिका को हम क्या नाम देंगे? इस कोशिका को हम मात्र कोशिका कहेंगे। बात क्लियर है? पहले बता के आ चुका, क्योंकि ये पुरानी कोशिका है। ये क्या है? ये पुरानी कोशिका है और ये कोशिका अपने आप को डिवाइड करके जो नई कोशिकाओं का निर्माण करती है। तो ये क्या है? ये भैया नई कोशिका है। ठीक है, ये क्या है? ये नई कोशिका है। तो नई कोशिकाओं को नाम क्या दिया जाता है? पुत्री या फिर संतति कोशिका नाम दिया जाता है। पुत्री या फिर संतति कोशिका नाम दिया जाता है। पुत्री या फिर संतति कोशिका नाम दिया जाता है। तो इसमें आपने देखा कि मात्र कोशिकाओं में जो गुणसूत्रों की संख्या है वो 46 है और इसका विभाजन होने के पश्चात जो नई कोशिका बनी है तो इन नई कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या भी कितनी है? 46 ही है भैया। कितनी है? 46 ही है। तो क्या मैं यहाँ पर एक लाइन लिख सकता हूँ कि जो गुणसूत्रों की संख्या है, जो गुणसूत्रों की संख्या है वो भैया समसूत्री विभाजन में जो मात्र कोशिका होती है इन मात्र कोशिका के बराबर होती है भैया पुत्री कोशिकाओं में। मात्र कोशिका के बराबर होती है पुत्री कोशिकाओं में। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि ये कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई। अगर ये चीज आपको समझ में आ गई तो समझ लेना। अब मैं आगे आपको जो 5 क्वेश्चन करवाने वाला हूं उन 5 में से 3 क्वेश्चनों का आंसर तो अब तक मैं आपको बता चुका। अब तक जो आपने समझा है इसी को समझने के बाद में इस क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हो कि वह विभाजन जिसमें बनने वाली संतति कोशिका, ये बनने वाली संतति कोशिका है आपके सामने जिन्होंने पुत्री या संतति कोशिका कहा है। इन संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 46 है। मात्र कोशिकाओं के बराबर होती है। बिल्कुल ये मात्र कोशिका है भैया हमारी, तो मात्र कोशिका के बराबर होती है। बिल्कुल मात्र कोशिका में जो गुणसूत्रों की संख्या है वो पुत्री कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या के बराबर है। तो यही चीज तो मैंने यहाँ पे लिखी है कि गुणसूत्रों की संख्या है वो मात्र कोशिका के बराबर होती है पुत्री कोशिकाओं में। किसमें? हम समसूत्री विभाजन के बारे में बात कर रहे हैं तो समसूत्री विभाजन में ऐसा होता है भैया। तो अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछे कि समसूत्री विभाजन है क्या, तो आप ये कह सकते हो कि ऐसा विभाजन जिसमें मात्र कोशिकाओं में जो गुणसूत्रों की संख्या है वो पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या के बराबर होती है। ऐसे विभाजन को हम समसूत्री विभाजन कहते हैं। बोलो, रटने की आवश्यकता पड़ी आपको? रटने की आवश्यकता पड़ी? बिल्कुल नहीं। अगर आपको कोशिका विभाजन के बारे में पता है कि कोशिका विभाजन क्या है, तो आप सभी को पता है कोई कोशिका होती है वो अपने आप को डिवाइड करती है कि नहीं है, और फिर 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं का निर्माण करती है। ये कोशिका विभाजन है। फिर मैंने आपको बताया कि कोशिका डायरेक्ट विभाजन नहीं करती, उसका भी रीजन बताया। अगर डायरेक्ट विभाजन करेगी तो विलुप्त हो जाएगी। तो कोशिका विभाजन करने से पहले वो वृद्धि करती है। उस वृद्धि को हमने वृद्धि प्रावस्था, तैयारी प्रावस्था या इंटरफेज का नाम दिया था, जो यहाँ पर है, जिसमें 95% का समय लगता है। अब इसके बारे में तो हम पढ़ चुके, तो इसके बारे में चर्चा करना यहाँ पर उपयुक्त नहीं है, क्योंकि इसके बारे में तो हम पहले ही पढ़ चुके। हमें पढ़ना है विभाजन के बारे में, है कि नहीं है। तो मैंने सिर्फ आपको इतना बताया है कि भाई कोई कोशिका है, ये पहले वृद्धि करती है, उसके बाद में इसका विभाजन होता है। फिर मैंने आपको बताया है कि कोई कोशिका है जो विभाजित होती है उसे हम मात्र कोशिका कहते हैं। जो पुरानी कोशिका है जो विभाजित हुई है उसे हम क्या नाम देंगे? उसे हम मात्र कोशिका नाम देंगे। जो डिवाइड होती है, जो विभाजित होती है उसे, और जो नई कोशिका बनती है उन नई कोशिकाओं को हम पुत्री कोशिका या संतति कोशिका कहेंगे।
याद रखना, समसूत्री जो विभाजन होता है, इस समसूत्री विभाजन में मात्र कोशिका में मान लीजिए अगर 46 गुणसूत्र है, तो भैया जो नई कोशिका बनेगी उस नई कोशिकाओं में भी 46 गुणसूत्र होंगे। अगर ये द्विगुणित कोशिका है तो ये दोनों भी भैया द्विगुणित होगी। बोलो, इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं आई? इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं आई? तो पहली चीज तो आपको ये डाउट हो गया कि भैया समसूत्री विभाजन में जो मात्र कोशिका होती है, उस मात्र कोशिका में जो गुणसूत्रों की संख्या है उतनी ही भैया पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या होगी, और ऐसे ये विभाजन को क्या कहा जाता है? समसूत्री विभाजन कहा जाता है। दूसरी बात आपको ये क्लियर हो गई कि समसूत्री विभाजन की खोज किसने की? फ्लेमिंग ने की। तीसरी बात आपको ये क्लियर हो गई कि जब भी समसूत्री विभाजन होगा तो समसूत्री विभाजन में एक कोशिका से दो कोशिका बनेगी। देखो ये एक कोशिका है हमारे सामने, इससे कितने कोशिका बन रही है? इससे दो कोशिका बन रही है। ठीक है। तीसरी चीज आपको क्या याद रखनी है? हमारे शरीर की जो कायिक कोशिका होती है, जो कायिक कोशिका होती है, जो काया का निर्माण करती है, जो हमारे शरीर का निर्माण करती है, जैसे कि स्किन, हेयर, नेल्स और हमारे शरीर के जो अंग है, इन सब में किस प्रकार का विभाजन होता है? तो इन सब में समसूत्री विभाजन होता है। जहां पर आपको कायिक कोशिका ऑप्शन में दिखे तो बता देना भैया समसूत्री विभाजन में होता है। समसूत्री विभाजन होता है कायिक कोशिकाओं में। शरीर पर आपको चोट लगी है, शरीर की मरम्मत करनी है, तो शरीर की मरम्मत करेगा। तो आप सबको पता है जब भी चोट लगती है तो चोट लगने पर क्या होता है? हमारी स्किन की यहाँ की जो कोशिका, जिस जगह पर चोट लगी, मान लीजिए मुझे यहाँ पर चोट लगी है तो यहाँ की कोशिका डैमेज हो जाएगी, है कि नहीं है? फिर यहाँ पर कोशिका विभाजन होगा, जिससे नई कोशिका आएगी, तब जाकर के यहाँ पर स्किन आएगी, तब जाकर के आपका घाव भरेगा। तो यहाँ पर जो कोशिका विभाजन होता है वो समसूत्री विभाजन होता है। और समसूत्री विभाजन में याद रखना, एक कोशिका से कितनी कोशिका बनेगी? दो कोशिका बनेगी। एक कोशिका से कितनी कोशिका बनेगी? एक कोशिका से दो कोशिका बनेगी। सिंपल सी बात है, ज्यादा कुछ नहीं है। इन चीजों का मैं एक बार और रिवीजन करवा देता हूं आपको, लेकिन जो चीजें मैंने आपको बताई इसकी प्रत्येक लाइन से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेरे भाई, इस बात का आपको ध्यान रखना है। हमें भागना नहीं है, हमें एक एक चीज को बहुत अच्छे से सीखना है। हमें एक एक चीज को बहुत अच्छे से सीखना है। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं स्लाइड चेंज कर देता हूं, फिर मैं आपके एक बार और रिवीजन करवाऊंगा, फिर से संबंधित 4 क्वेश्चन और करवाने वाला हूं। उसके बाद में हम अगला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। चलिए आगे। ओके भैया, देखिए भैया ध्यान से समझना, एक बार और आपको चांस दे रहा हूं, कोई भी नहीं बताएगा। मैं 3 बार तो ऑलरेडी आपको बता चुका और ये चौथी बार आपका फिर रिवीजन करवा रहा हूं, क्योंकि यहां से आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। सम का मतलब होता है समान, सूत्री का मतलब होता है गुणसूत्र, यानी कि इसमें गुणसूत्र क्या होते हैं? समान होते हैं। पीछे विभाजन है, यानी कि ऐसा विभाजन जिसमें गुणसूत्र क्या रहते हैं? समान रहते हैं, चाहे वो मात्र कोशिका हो, चाहे वो पुत्री कोशिका हो या संतति कोशिका हो। तो नाम से स्पष्ट है, सम का मतलब समान, सूत्री का मतलब गुणसूत्र। वह विभाजन जिसमें क्या हो? गुणसूत्र समान हो, वो समसूत्री विभाजन है। आप सभी को पता है, कोई कोशिका अपने आप को डिवाइड करती है और 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं का निर्माण करती है, तो उस कोशिका को कहा जाता है कोशिका विभाजन, यानी कि उस प्रोसेस को कहा जाता है कोशिका विभाजन। कोई कोशिका अपने आप को डिवाइड करके 2 या 2 से अधिक नई कोशिकाओं का निर्माण करती है, उसे कोशिका विभाजन कहा जाता है। कोशिका विभाजन 3 प्रकार का होता है, समसूत्री, अर्धसूत्री, असूत्री। समसूत्री विभाजन में क्या होता है? जो कोशिका डिवाइड होती है ये पहले तो वृद्धि करती है, और वृद्धि करने के पश्चात इसका विभाजन होता है, ये एक कोशिका से 2 कोशिका बनेगी। तो सबसे पहले आपने क्या समझा कि समसूत्री विभाजन में एक कोशिका से कितनी कोशिकाओं का निर्माण होता है? 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है, 1 और 2। दूसरी बात आपने क्या समझी? जो कोशिका विभाजित हुई है, इसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका, ये पुरानी कोशिका है जो विभाजित होती है, जो डिवाइड होती है, उसे हम मात्र कोशिका कहते हैं। जो नई कोशिका बनती है, इन नई कोशिकाओं को हम पुत्री या संतति कोशिका कहते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर है। उसके अलावा आपको क्या याद रखना है कि पुत्री कोशिकाओं में जो गुणसूत्रों की संख्या है, मान लीजिए 46 गुणसूत्र है मात्र कोशिका में, सॉरी पुत्री कोशिका का नाम आ रहा है कि मात्र कोशिका में जो गुणसूत्रों की संख्या है मान लीजिए 46 है, तो वही पुत्री कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या भी कितनी होगी? 46 होगी। तो इसमें आपने क्या देखा? इसमें आपने यह देखा कि गुणसूत्रों की जो संख्या है ना, वो मात्र कोशिका और पुत्री कोशिका दोनों में बराबर है भैया समसूत्री विभाजन में। यही तो मैंने कहा है कि समसूत्री, सम का मतलब समान, सूत्री का मतलब गुणसूत्र, यानी कि इसमें गुणसूत्र समान होते हैं, मात्र कोशिका हो चाहे पुत्री कोशिका हो।
तो अगर आपसे ऐसे विभाजन के बारे में पूछा जाए जिसमें मात्र कोशिका और जो पुत्री कोशिका है इनमें गुणसूत्रों की संख्या समान है तो बता देना समसूत्री विभाजन है मेरे भाई। समसूत्री विभाजन हमारे शरीर की कायिक कोशिका जो होती है, जो ऐसी कोशिका जो हमारे शरीर का निर्माण करती है। जनन कोशिका अलग होती है, कायिक कोशिका अलग होती है। कायिक कोशिका जो आपको दिखाई दे रहा है सामने, मेरी स्किन है, हेयर्स है, नेल्स है, आपके देख सकते हो यहाँ पर गाल की कोशिका है, नाक की कोशिका है, आंख की कोशिका है, इन सब में समसूत्री विभाजन होता है मेरे भाई, जो आपके शरीर का निर्माण करती है। और शरीर पर अगर आपको कोई चोट लगती है तो वहाँ पर जो कोशिका विभाजन होता है तो वो भी समसूत्री विभाजन होता है। ये 2-3 चीज़ें आपको याद रखनी है। इतनी बात याद हो गई। अब देखो अगर आपने ये चीज़ें ध्यान से सुनी है ना, ये सारी चीज़ें ध्यान से अगर आपने सीखी है ना तो इनका कितना प्रॉफिट है वो ध्यान से समझना मेरी बातों को। अब यहाँ से किस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो उनको ध्यान से समझना। तो क्वेश्चन नंबर 11 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलता हूँ। चलो ओके भैया। देखिए भैया ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 12। अभी अभी जो चीज़ें मैंने आपको सिखाई है पिछले 10-15 मिनट में उन सारी चीज़ों से ये अब आगे आने वाले क्वेश्चन आएंगे भैया। तो जल्दी जल्दी बता दो, कायिक कोशिकाओं में किस प्रकार का विभाजन होता है। कायिक कोशिका वह कोशिका जो आपकी काया का निर्माण करती है, आपके शरीर का निर्माण करती है। जैसे कि आपकी स्किन है, नेल्स नाखून है, आपके बाल है कि नहीं है। तो इन सभी में आपके जैसे कि गाल है, हाथ है, पैर है, इन सब में किस प्रकार का विभाजन होता है। इन सब में यानी इन सब के जो निर्माण में किस प्रकार का विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है। जब आप छोटे थे तो आपका शरीर बहुत छोटा था, है कि नहीं है। आज आप देखो कितने बड़े हो गए, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो, बड़े बड़े हमारे शरीर हो गए। तो वहाँ पर हमारे शरीर की जो ग्रोथ हुई है वो समसूत्री विभाजन के द्वारा हुई है। समझ रहे हो मेरी बातों को। आज पहले छोटा था, इतना सा था, आज देखो कितना बड़ा हो गया। तो हमारे शरीर में किस प्रकार का विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है। जनन कोशिका अलग होती है जो जनन में सहायक होती है, उसके बारे में हम अर्धसूत्री विभाजन में पढ़ाएंगे, क्योंकि जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है। लेकिन कायिक कोशिकाओं के बारे में पूछा जाए तो समसूत्री विभाजन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। और दूसरा आपको क्या याद रखना है, शरीर की मरम्मत। अभी आपको आसान लग रहा है क्योंकि मैं आपको पढ़ा करके आ चुका हूं, इसलिए आप इनका फटाफट आंसर दे पा रहे हो। हमारा भी फर्ज यही बनता है कि हम जो पढ़ाए वो चीजें आपको याद हो जाए। तो याद हो गया कायिक कोशिकाओं में किस प्रकार का विभाजन है, समसूत्री विभाजन है। ये कोई कोशिका है, अपने आप को डिवाइड करती है। मान लीजिए इसमें 46 गुणसूत्र है, तो पहले इसमें वृद्धि होगी तो इस वृद्धि में भी 46 गुणसूत्र होंगे, और फिर इसका विभाजन होगा तो विभाजन में भी भैया कितने कोशिका बनेगी, 2 कोशिका बनेगी। दोनों कोशिकाओं में 46 गुणसूत्र होंगे। तो अगर आपको ऐसा कोई डायग्राम दिया जाए तो क्या आप बता सकते हो क्या कि ये किस प्रकार की कोशिका विभाजन है, ये किस प्रकार का कोशिका विभाजन है। तो आप आराम से बता सकते हो कि ये समसूत्री विभाजन है। कैसे बता सकते हो, क्योंकि इसमें गुणसूत्रों की संख्या 46 दे रखी है। पहले वृद्धि होती है इंटरफेज में, उसमें भी 46 गुणसूत्र होते हैं। फिर नई कोशिकाओं का निर्माण होता है विभाजन प्रावस्था में। तो सबसे पहले तो 1 से 2 कोशिका बनी, पहली कोशिका, दूसरी कोशिका। तो इससे भी पता लग रहा है कि समसूत्री विभाजन में एक कोशिका जब डिवाइड होती है तो उससे 2 कोशिका बनती है। दूसरी, दोनों कोशिकाओं में 46 गुणसूत्र दे रखे हैं, तो इसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, समान होती है। सम का मतलब समान, सूत्री का मतलब गुणसूत्र, यानी कि गुणसूत्र की संख्या समान होती है, चाहे वो मात्र कोशिका हो चाहे वो पुत्री कोशिका हो। ठीक है। तो ऐसे आप पता लगा सकते हो कि भैया ये किस प्रकार के कोशिका विभाजन का डायग्राम है। ठीक है। और आजकल तो आपके रेलवे की एग्जाम में भैया, चाहे वो रेलवे ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, एलपी टेक्नीशियन हो, आरआरबी जेई हो, डायग्राम से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कभी कभी, है कि नहीं है। तो ऐसा डायग्राम दे देगा, बीच में गुणसूत्र आपको दिखाई देंगे, नीचे कथन, नीचे बहुत सारे ऑप्शन दे देंगे 4, उनमें अलग अलग चीज़ें आपसे पूछेगा। तो उनमें से ये जो मैंने आपको चीज़ें सिखाई है वो 2 दे देगा, एक ऑप्शन में दे देगा, तो वो आपको क्लिक करके आनी है। समसूत्री विभाजन से संबंधित कौन सा कथन सत्य है, 4 ऑप्शन देगा, एक कथन सत्य होगा जिसको राइट आंसर करके आना है। तो एक कोशिका से 2 कोशिका बन रही है, गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका और पुत्री कोशिका में समान है। ठीक है, क्लियर हो गया। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चले। ओके, देखो भैया ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 13। बताइए
क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा? शरीर की मरम्मत में किस प्रकार का विभाजन होता है? अभी बता के आया हूं कि कायिक कोशिकाओं में और शरीर की जो मरम्मत होती है उसमें समसूत्रीय विभाजन होता है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बस दो चीजें, दो समसूत्रीय विभाजन में क्या क्या होता है देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो मैंने कितनी बार आपको बता दिया यार कि अगर कायिक कोशिका आ जाए तो कायिक कोशिकाओं में किस प्रकार का विभाजन है, लिख लेना मेरे भाई। मैं आपको बार बार इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको यही क्लास में याद हो जाए। शरीर की जब मरम्मत होती है तो शरीर की मरम्मत में समसूत्रीय विभाजन, कायिक कोशिकाओं में समसूत्रीय विभाजन, एक कोशिका से दो कोशिका बनती है। कोई कोशिका है पहले वृद्धि करेगी, उसके बाद में विभाजन होगा तो दो कोशिकाओं का निर्माण होगा। ठीक है, फिर अगर कोई कोशिका है इसने वृद्धि की और जो नई कोशिका बनेगी तो इसमें गुणसूत्रों की संख्या समान होगी। 46 गुणसूत्र इसमें है तो 46 गुणसूत्र ही इसमें होंगे। तो ये मात्र कोशिका है, इस मात्र कोशिका में 46 गुणसूत्र है और जो पुत्री कोशिका है इस पुत्री कोशिका में भी 46 गुणसूत्र है। तो गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? समान होती है। ठीक है, आगे आपको क्या याद रखना है, इसकी खोज किसने की थी? तो फ्लेमिंग ने की थी। ठीक है, बस इतनी सारी चीज़ें याद रखनी है आपको, ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना, सिंपल सी चीज़ है भैया। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं मिटा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चले। ओके, देखिए भैया ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 14। सिंपल क्वेश्चन है कि समसूत्री विभाजन में कोई एक कोशिका है, उस कोशिका से कितनी कोशिकाओं का निर्माण होता है? बता चुका, दो कोशिकाओं का निर्माण होता है। देखो ये कोई कोशिका है, ये अपने आप को डिवाइड करती है। पहले तो इसकी वृद्धि होती है भैया, है कि नहीं है, और वृद्धि के बाद में इसका विभाजन होता है तो कितनी कोशिका बनेगी? दो कोशिका बनेगी। एक ये कोशिका डिवाइड हुई है तो इससे एक से दो कोशिका बनी। ये पहचान है समसूत्री विभाजन की, एक कोशिका से दो कोशिका बनती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? किसी को प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं चाहिए। इसमें गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो समान होती है मात्र कोशिका की और पुत्र कोशिका की। जैसे कि मात्र कोशिका में अगर 46 गुणसूत्र है तो इसमें भी 46 गुणसूत्र होंगे। ये मैं बार बार क्यों बता रहा हूँ अभी आपको पता लग जाएगा। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन निकल करके आता है जो नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चले, ओके। देखिए भैया ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि समसूत्री विभाजन में, समसूत्री विभाजन के बारे में बात कर रहे हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना क्योंकि यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन भी हो सकता है और मैं आपको जब अर्धसूत्री विभाजन से संबंधित क्वेश्चन करवाऊंगा तब भी भैया मैं आपको बताने वाला हूँ। समसूत्री विभाजन में मात्र कोशिका में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या की क्या होती है? आपके ऑप्शन है बराबर होती है, आधी होती है, दुगनी होती है या कोई नहीं। तो जब यहाँ पर क्वेश्चन आता है ना तो कन्फ्यूज होते हैं स्टूडेंट, तो बराबर होती है। बस याद रखना, सम का मतलब समान, सूत्री का मतलब गुणसूत्र, यानी कि गुणसूत्र समान होते हैं किसमें? समसूत्री में। कोई कोशिका है इसमें 46 गुणसूत्र है तो इससे दो कोशिका जो बनेगी उसमें भी गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? 46 हो जाएगी। तो ये मात्र कोशिका है क्योंकि यही तो डिवाइड हुई है। तो जो डिवाइड होती है वो मात्र कोशिका होती है, जो नई बनती है वो होती है पुत्री कोशिका या फिर संतति कोशिका। तो पुत्री कोशिका संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? दोनों में बराबर होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो ये तो बेसिक चीज है भैया। देखो लास्ट में आपने लगभग आधे घंटे में जो चीजें सीखी है ना, ये बेसिक चीज सीखी है अब तक आपने, जिसमें 10-15 मिनट तो लगभग 10-12 मिनट तो मैंने आपको रिवीजन करवाया था। उसके बाद में लगभग ये 18 मिनटों में या आपने 18-20 मिनट में ये जो चीज़ें सीखी है ये समसूत्री विभाजन की बेसिक चीज़ें सीखी है कि भैया समसूत्री विभाजन में एक कोशिका से दो कोशिकाओं का निर्माण होता है, मात्र कोशिकाओं में और पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या बराबर होती है, कायिक कोशिकाओं में और जब शरीर की मरम्मत होती है इनमें समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन की खोज फ्लेमिंग ने की थी। ये बेसिक चीज़ें हैं भाई, ये बेसिक चीज़ें हैं। अब थोड़ा और आगे चलते हैं और कॉन्सेप्ट सीखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, और अच्छी अच्छी चीज़ें मैं आपको सिखाने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक देखना। अब जो कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूँ यहाँ से अच्छी अच्छी चीज़ें, वैसे इजी कॉन्सेप्ट है लेकिन कल की जो क्लास होने वाली है वो समसूत्री विभाजन की सबसे बेहतरीन क्लास होगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कल वाली क्लास में पूछे जाएंगे समसूत्री विभाजन से।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए भैया, ओके। देखिए भैया, ध्यान से समझना, यह है आपके स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 16। सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि समसूत्रीय जो विभाजन है उसकी जो कैरियोकाइनेसिस प्रावस्था है उसका क्रम क्या है। अब आपके दिमाग में नहीं आ रहा होगा कि भैया कैरियोकाइनेसिस प्रावस्था क्या है, आपने तो हमें बताया नहीं, तो हम इस क्वेश्चन का आंसर कैसे कर सकते हैं। आती है दिमाग में चीजें। देखो भैया, इतना तो मैंने बताया है कि ये कोई कोशिका है जो डिवाइड होगी, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम मात्र कोशिका कहेंगे। ध्यान से समझना मेरी बातों को, सारा कॉन्सेप्ट यहीं से निकल के आता है, क्योंकि हम कोशिका विभाजन ही तो पढ़ रहे हैं। अब कोशिका विभाजन में कोशिका विभाजित तो करेगी। सबसे पहले ये क्या करती है, ये वृद्धि करती है, तो ये वृद्धि प्रावस्था है, इतना आप सभी को पता है। इसे हम इंटरफेज भी कहते हैं। इसमें लगभग 95% का समय लगता है कोशिका विभाजन में। कोशिका विभाजन के लिए तैयार होती है यहाँ पे। और इसकी 3 उपअवस्था पढ़ी थी, G1 पढ़ा था, S पढ़ी थी और G2 पढ़ा था। बोलो पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? पढ़ा था ना। उसके बाद में यह वृद्धि हो गई यहाँ पर इंटरफेज में। उसके बाद में यहाँ पर क्या होता है, विभाजन होता है, यानी कि विभाजन प्रावस्था आती है, जिसमें एक कोशिका से समसूत्री विभाजन में 2 कोशिका बनती है। इस विभाजन प्रावस्था को एम फेज या एम प्रावस्था भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एम प्रावस्था भी कहा जाता है। और तब जाकर के भैया नई कोशिका बनेगी। लेकिन ये जो एम प्रावस्था है, ये जो एम प्रावस्था है, इसको भी 2 भागों में बांटते हैं। एक बांटते हैं कैरियोकाइनेसिस, एक बांटते हैं कैरियोकाइनेसिस। शायद दिख ही जाएगा, यहाँ पे बता देता हूं मैं आपको। इधर इसको 2 भागों में बांटते हैं। एक बांटते हैं कैरियोकाइनेसिस, ठीक है, और दूसरी हम बांटते हैं साइटोकाइनेसिस। विभाजन जब किसी कोशिका का होगा तो सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस की प्रोसेस आएगी। इस कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है, इसमें केंद्रक द्रव्य का विभाजन होता है। इसमें केंद्रक जो द्रव्य होता है उसका विभाजन होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि केंद्रक द्रव्य का विभाजन जो होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे कैरियोकाइनेसिस कहा जाता है। केंद्रक तो जानते हो ना, केंद्रक की झिल्ली के अंदर जो द्रव भरा रहता है उसे केंद्रक द्रव्य कहा जाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। उसका जो विभाजन होगा उसे कहा जाता है कैरियोकाइनेसिस। अरे ये कोई कोशिका है, इस कोशिका में केंद्रक है, केंद्रक को सुरक्षा प्रदान करने के लिए केंद्रक के चारों ओर एक झिल्ली पाई जाती है, इसे केंद्रक झिल्ली कहा जाता है। इसके अंदर की तरफ जो द्रव भरा रहता है, इस द्रव को क्या कहा जाता है, इसी द्रव को केंद्रक द्रव कहा जाता है। ठीक है, तो पहले केंद्रक द्रव का विभाजन होगा, यानी कि जब भी किसी कोशिका का विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन के बारे में बात कर रहा हूं, तो सबसे पहले समसूत्री विभाजन हो चाहे अर्धसूत्री विभाजन हो, तो सबसे पहले किसका विभाजन होगा, केंद्रक। तो सबसे पहले केंद्रक द्रव का विभाजन होता है। ठीक है, केंद्रक द्रव का विभाजन होता है। अब इसकी भी कुछ उपअवस्थाएं होती है, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। पहले धीरज रखिए, पहले मैं जो सिखा रहा हूं आपको वो सीख लीजिए। तो पहले केंद्रक द्रव का विभाजन हो गया, उसके बाद में फिर कोशिका द्रव का विभाजन होता है। तो साइटोकाइनेसिस क्या होता है, ये होता है कोशिका द्रव्य विभाजन। कोशिका द्रव्य विभाजन, तो बस 2 चीजें रटनी है। जब भी मैं केंद्रक द्रव विभाजन के बारे में बात कहूं तो कैरियोकाइनेसिस याद रखना है, या फिर मैं कैरियोकाइनेसिस के बारे में आपसे कहूं तो केंद्रक द्रव्य विभाजन याद रखना है। और जब भी मैं आपसे साइटोकाइनेसिस के बारे में कहूं तो आपको क्या याद रखना है, कोशिका द्रव्य विभाजन। कोशिका द्रव्य क्या होता है, तो ये कोई कोशिका है, इसमें ये जो केंद्रक है, केंद्रक को सुरक्षा प्रदान करने के लिए केंद्रक के चारों ओर क्या पाई जाती है, झिल्ली पाई जाती है, जिसे कहा जाता है केंद्रक झिल्ली। तो ये क्या है, ये है केंद्रक झिल्ली। ठीक है, और कोशिका को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कोशिका के चारों ओर क्या पाया जाता है, कोशिका झिल्ली पाई जाती है। ये क्या है, ये कोशिका झिल्ली है। तो कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली के बीच में एक द्रव भरा रहता है जेली के समान। इस द्रव को क्या कहा जाता है, साइटोप्लाज्म कहा जाता है।
कोशिका द्रव्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोशिका द्रव्य कहा जाता है। और इसके अंदर जो द्रव पाया जाता है केंद्रक के अंदर, उसे कहा जाता है केंद्रक द्रव्य। इसे कहा जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, तो जब भी कोई कोशिका विभाजित होगी, जब भी कोई कोशिका विभाजित होकर के एक से अनेक कोशिकाओं में विभाजित होगी, तो सबसे पहले जो केंद्रक के अंदर जो द्रव्य होता है, केंद्रक के अंदर जो चीजें होती है, उसका विभाजन होता है। तो केंद्रक के अंदर का जो विभाजन होगा, केंद्रक द्रव्य विभाजन, उसे हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। और जब भी फिर कोशिका द्रव्य का, फिर केंद्रक द्रव के विभाजन के बाद में फिर किसका विभाजन होगा? फिर होगा भैया इस कोशिका द्रव्य का। इसे हमने साइटोप्लाज्म कहा है। तो जो कोशिका द्रव्य का जो विभाजन होता है उसे साइटोकाइनेसिस कहा जाता है। बोलो, इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? सबसे पहले केंद्रक द्रव का विभाजन होगा जिसे कैरियोकाइनेसिस कहा जाता है। उसके बाद में साइटोकाइनेसिस होगा, यानी कि कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा। पहले कोशिका के अंदर जो केंद्रक है, तो केंद्रक के अंदर जो द्रव भरा हुआ है, केंद्र के अंदर की जो चीजें हैं उनका विभाजन होगा, केंद्रक द्रव्य का विभाजन होगा। उसके बाद में फिर भैया किसका विभाजन होगा? कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा, साइटोप्लाज्म का विभाजन होगा। तो केंद्रक द्रव्य का जो विभाजन होता है उसे कैरियोकाइनेसिस कहा जाता है, और कोशिका द्रव्य का जो विभाजन होता है उसे साइटोकाइनेसिस कहा जाता है। अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आपको बताना है कि केंद्रक द्रव का जो विभाजन होता है उसे क्या कहते हैं, और कोशिका द्रव्य का जो विभाजन होता है उसे क्या कहते हैं। सारी चीजें मैं पूछने वाला हूँ, अभी ध्यान से समझ लेना इन क्वेश्चनों को। इतनी बात समझ में आ गई? किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब कोशिका द्रव्य विभाजन के बारे में मैं आपको कल बताने वाला हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा कैरियोकाइनेसिस के बारे में। तो कैरियोकाइनेसिस क्या है भाई? कैरियोकाइनेसिस क्या है? कैरियोकाइनेसिस क्या है? तो यह है केंद्रक द्रव्य विभाजन। केंद्रक द्रव्य विभाजन। तो देखो, अब ध्यान से समझना मेरी बातों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कोई कोशिका सबसे पहले विभाजित होगी तो सबसे पहले वो इंटरफेज से गुजरेगी। इंटरफेज में G1, S और G2 से गुजरेगी। तो फिर भैया इंटरफेज गुजरने के बाद में फिर उसका विभाजन होगा। तो जब भी विभाजन होगा तो सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस होगा, यानी कि केंद्रक द्रव का विभाजन होगा। और केंद्रक द्रव का जो विभाजन होता है वो 4 अवस्थाओं में होता है। कौन कौन सी? तो क्रम से याद रखना है। पहला है प्रोफेज, दूसरा है मेटाफेज, और तीसरा है एनाफेज। इसमें क्या होता है मैं कल आपको बताऊंगा। प्रोफेज में क्या होता है, मेटाफेज में क्या होता है, एनाफेज में क्या होता है, और चौथा है टीलोफेज। ये मैं आपको क्वेश्चन नहीं करवा रहा, मैं आपको थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, ये चैप्टर पढ़ा रहा हूँ भैया, ये समझ लेना आप। तो तभी तो कहता हूँ आप हमारे साथ जुड़े रहिए भैया। आपको एहसास ही नहीं होगा कि हम थ्योरी पढ़ रहे हैं या क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। करवाना चाहता तो मैं आपको एक दिन में सारे के सारे ही क्वेश्चन करवा देता, है कि नहीं है? एक घंटे की क्लास 40-40 मिनट की, 48-48 मिनट की क्लास देने से मतलब क्या है कि नहीं है? तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज, ये कैरियोकाइनेसिस की चार प्रावस्था है भैया। ये कैरियोकाइनेसिस की 4 प्रावस्था है। पहली है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। ये है कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में जो केंद्रक द्रव का विभाजन होता है वो 4 प्रावस्थाओं में होता है। पहली है प्रोफेज, दूसरी है मेटाफेज, तीसरी है एनाफेज, चौथी है टेलोफेज। प्रोफेज में क्या होता है, मेटाफेज में क्या होता है, एनाफेज में क्या होता है, टेलोफेज में क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ कल की क्लास में। इसलिए कल की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब ये कैरियोकाइनेसिस समाप्त हो जाएगा उसके बाद में हम कोशिका द्रव्य विभाजन के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि साइटोकाइनेसिस के बारे में पढ़ेंगे। तो साइटोकाइनेसिस के बारे में, और कल मैं आपको प्रोफेज के बारे में, मेटाफेज के बारे में, एनाफेज के बारे में पढ़ाने वाला हूँ, और टेलोफेज के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। अब मैंने क्वेश्चन क्या पूछा है उसका राइट आंसर देख लीजिए कि समसूत्री विभाजन में जो कैरियोकाइनेसिस है, यानी कि समसूत्री विभाजन ही तो हम देख रहे हैं भी, एक कोशिका से 2 कोशिका गुणसूत्रों की संख्या समान है, इसमें 46 है, तो इसमें भी 46 हो गया, हम गुणसूत्र समसूत्री विभाजन ही पढ़ रहे हैं। तो इसमें जो कैरियोकाइनेसिस है, इस कैरियोकाइनेसिस की जो प्रावस्था है उसका क्रम क्या है? तो पहला है प्रोफेज, फिर है मेटाफेज, फिर है एनाफेज, और फिर अभी है टेलोफेज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इतनी बात क्लियर है? तो कल हम आपको बताएंगे प्रोफेज के बारे में, मेटाफेज के बारे में, एनाफेज के बारे में, टेलोफेज के बारे में, और साइटोकाइनेसिस के बारे में। लेकिन उससे पहले 2 क्वेश्चन हो रहा है, उनका आंसर देना है। मैं एक साथ लिख रहा हूँ भैया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? ओके, चले भैया, ये आज के हमारे 2 अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18। बताइए, केंद्रक द्रव्य जो विभाजन होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं भैया कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस।
और इस कैरियोकाइनेसिस की 4 प्रावस्था है। कौन कौन सी है? तो प्रोफेज है, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है। मेटाफेज है, कल मैं आपको बताने वाला हूँ प्रोफेज में क्या होता है, मेटाफेज में क्या होता है। तीसरी है एनाफेज, और यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि प्रोफेज में क्या होता है, मेटाफेज में क्या होता है, एनाफेज में क्या होता है। और चौथी है भैया टेलोफेज। ठीक है। और कोशिका द्रव्य जो विभाजन होता है उसे कहा जाता है साइटोकाइनेसिस। देखो जैसे ये चैप्टर समाप्त होगा ना मेरे भाई, वैसे ही मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर इस चैप्टर के मैं जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपके सामने, उन सभी क्वेश्चनों की मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। तो अगर आपको पीडीएफ और हर रोज 15-20 क्वेश्चन का टेस्ट अगर आपको करना है, बायोलॉजी के सभी चैप्टरों के लगभग रोज 15-20 क्वेश्चनों का मैं टेस्ट करवाता हूँ टेलीग्राम चैनल पर क्वाइज के रूप में। 10-15 क्वेश्चन डालता हूँ जिसका आंसर लगभग 400-450 स्टूडेंट देते हैं, क्योंकि लगभग 450 स्टूडेंट हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर जुड़े हुए हैं। आप भी आ जाइए भैया, आपका भी मोस्ट वेलकम है। उसमें मैं आपको पीडीएफ उपलब्ध कराता रहता हूँ, अच्छी वीडियो के लिंक डालता रहता हूँ, आपके एग्जाम से संबंधित कोई नई सूचना आती है तो उसको डालता रहता हूँ। और हर रोज़ 15-20 क्वेश्चन में वहाँ पर चैप्टर वाइज डालता रहता हूँ, ताकि आपको बेहतरीन तरीके से उन क्वेश्चनों को याद हो। ज़्यादा नहीं, 10-15 क्वेश्चन डालता हूँ, 15-20 क्वेश्चन डालता हूँ। तो और रोज़ 15 क्वेश्चन की अगर आप प्रैक्टिस भी करते हो कि कितना समय लगता है? 5 मिनट का समय भी नहीं लगता 15 क्वेश्चनों का आंसर देने में। आपको सिर्फ आंसर देना होता है और कुछ नहीं करना होता। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। कम्युनिटी पोस्ट में हर रोज़ में 10 क्वेश्चन डालता हूँ, तो उन क्वेश्चनों को भी भैया आप उन क्वेश्चनों का भी आप आंसर दिया करो। आप में से अगर कोई भाई रेलवे की तैयारी कर रहा है और उसकी बायोलॉजी कमज़ोर है, तो मैं आपको बता दूँ 1 फरवरी से मैंने रेलवे वाले बच्चों के लिए एक बैच की शुरुआत की थी। उस बैच का नाम है जनशताब्दी एक्सप्रेस बैच, जिसमें 2016 से लेकर के 2023 तक रेलवे ग्रुप डी में, एनटीपीसी में, एलईपी टेक्नीशियन में, आरआरबी में, आरपीएफ में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं भैया उस बैच में। तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जनशताब्दी एक्सप्रेस बैच का जा करके देख लेना। और आप चैनल पर जाइए, आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी। बॉटनी से संबंधित ज़्यादा क्वेश्चन डाल रहा था अभी मैं, बॉटनी से संबंधित ज़्यादा चीज़ें मैं आपको सिखा रहा था, क्योंकि भैया हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बॉटनी कम है। जूलॉजी की तो बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई है, बहुत सारे चैप्टरों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पड़े हुए हैं, बहुत सारी वीडियो थ्योरी पड़ी हुई है, लेकिन बॉटनी कम है, तो मैं बॉटनी कवर कर रहा हूँ। बस हमारे साथ जुड़े रहिए, बायोलॉजी में आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लेना। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। कल प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज में क्या क्या होता है, यहाँ से किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, उन सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम। और हाँ भाई, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना यार, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। ठीक है, सब्सक्राइब